किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लकड़ी की राख वुड ऐश के बेनिफिट आपको बताने वाले हैं। देखिए, लकड़ी की राख कितनी यूजफुल होती है, कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारी फसलों पर। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेजोन पे वुड ऐश के नाम से यानी कि राख को 250 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको बेचा जा रहा है। जी हाँ, यदि यकीन नहीं होता तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं या अमेजोन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, लकड़ी की जो राख होती है वो बेहद ही बेनिफिशियल होती है हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए। उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं लकड़ी की राख के बारे में। देखिए, ये हमारी फसलों को न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कराती है, उसके साथ साथ कीटों को कंट्रोल भी ये करती है जो लकड़ी की राख होती है। उसके साथ साथ ये भूमि को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑर्गेनिक फार्मर के लिए तो ये बेहद ही स्पेशल है, जो लकड़ी की खाद है बेहद ही बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ जो रासायनिक खेती करते हैं यदि वो भी उपयोग करते हैं तो उनकी जो धरती रासायनिक खादों के उपयोग से, यूरिया, डीएपी, पोटासियम के उपयोग से जो हार्ड होती जा रही है, तो ये उसको भी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो हमारी मिट्टी होती है उसकी भौतिक संरचना के साथ साथ उसकी रासायनिक संरचना को भी सुधारता है। तो लकड़ी की राख के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो हम वीडियोज डालते हैं अपने चैनल पर, जो हमने कंटेंट डाला हुआ है वो आपके किसी काम का होता है, आपके लिए यूजफुल होता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट जानकारी लेते हैं लकड़ी की राख के बारे में। देखिए, वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख के अंदर यदि मैं न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूं तो जो ठोस लकड़ियां होती हैं यदि उनको हम जो उनसे जो राख तैयार की जाती है उनको जलाकर, तो उसके अंदर जो कैल्शियम की मात्रा होती है काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि उसके अंदर 30% तक कैल्शियम मिल जाता है। तो जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं जो फार्मर, वो कैल्शियम की पूर्ति के लिए अपनी फसलों में लकड़ी की खाद का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो लकड़ी की खाद होती है पोटेशियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होती है। उसके अंदर 6 से 7% पोटेशियम मिलता है। उसके साथ साथ इसमें कुछ मात्रा में फास्फोरस और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी कुछ कम मात्रा में इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। देखिए, लकड़ी की राख की न्यूट्रिशन वैल्यू डिपेंड करती है आपने जो राख है वो किससे तैयार की है। मान लीजिए हमारे आलू के जो स्टेम होता है, तना होता है, उसको यदि जलाकर हमने तैयार किया है, या अंगूर की जो बेल होती हैं, मान लीजिए आपने क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग ले ली है क्रॉप, उसके बाद जो वेन्स बचती हैं उनको यदि आपने जलाकर जो लकड़ी की राख उनकी बेलों की राख जो तैयार की है, तो उसके अंदर जो पोटास होता है उसकी बहुत ही अच्छी मात्रा मिलती है, यानी कि उसमें 35 से 40% पोटेशियम की मात्रा उसके अंदर मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो लकड़ी की राख है किसको बर्न करके लकड़ी की राख या जो भी राख तैयार की है वो किससे तैयार की है। लेकिन कोई भी राख है उसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जो राख होती है। देखिए, राख जब भी आप तैयार करें फसलों में यूज के लिए, आप जो भी राख फसलों में यूज के लिए डाल रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें पॉलीथीन को आप ना जलाएं, प्लास्टिक को ना जलाएं, ऐसी चीज़ों को ना जलाएं। एक तो ये वातावरण को दूषित करती हैं और ये ऐसी जो राख है वो आपके जो खेत है उसको भी दूषित करेगी। तो उसमें तो हमें बिल्कुल उपयोग करना ही नहीं है और हमें इसको जलाना भी नहीं है। देखिए, जब भी आप राख तैयार कर रहे हैं, आप किसी वेस्ट को जला रहे हैं तो खेत के अंदर भी ना जलाएं, क्योंकि खेत के अंदर आप सोचेंगे कि हमें खेत के अंदर ही उसको आग लगा दें, तो उससे क्या है, खेत के अंदर जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक कीट होते हैं, वो हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा हम नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए उसको यदि आपको जलाना ही है, कुछ ऐसी जगह उसको राख को तैयार करें जहाँ पे आपका खेत ना हो, खेत से बाहर उसको करके जब खेत के अंदर डालें। या हमारे जो चूल्हे के अंदर की जो राख निकलती है, चूल्हे से जो निकलती है, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम गोबर के कंडों को जलाकर या लकड़ियों को जलाकर ही वो जो राख है वो तैयार होती है, तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो आप उसको भी एकत्रित करके और अपनी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जो राख होती है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो मैंने आपको बताई कि इससे हमारे प्लांट को कैल्शियम और पोटेशियम, ये दो तत्व बहुत ही अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये हमारी भूमि की जलधारण क्षमता को सुधारती है। जो राख होता है उसमें जो हमारी जो भूमि है वो रासायनिक खादों के उपयोग से जो हार्ड होती जा रही है, तो उसकी जो पोरोसिटी को भी ये बरकरार रखती है, यानी कि उसकी हार्डनेस को कम करती है, जलधारण क्षमता को बढ़ाती है, जिससे हमारी भूमि के अंदर एरेशन अच्छा होता है। उसमें जो सूक्ष्म जीव है उनकी मात्रा इंक्रीज होती है, और एरेशन अच्छा होने के कारण और सूक्ष्म जीवों की मात्रा इंक्रीज होने के कारण जो हमारी फसल है वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ लकड़ी की राख का प्रयोग यदि हम ऐसी मिट्टी में करते हैं जिनका पीएच
कम है, यानी कि जो सॉइल है वो एसिडिक है, अम्लीय भूमि है, तो उसमें यदि ऐसी भूमियों में हम लकड़ी की खाद का उपयोग करते हैं, लकड़ी की राख का उपयोग करते हैं, तो वो उसके पीएच को बढ़ाने का काम करती है। तो उसमें भी ये हमारे जो पीएच सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसी खेतों में भी हम लकड़ी के राख का यदि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसका जो पीएच है वो इंक्रीज होता है। तो ये पीएच को मेंटेन करने में, अम्लीय भूमि को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके साथ साथ इसका हम पड़ियाँ छिड़काव भी कर सकते हैं। जो राख होती है उसको पत्तों पर छिड़क सकते हैं, इससे जो इंसेक्ट हैं, कीट हैं, वो भी कंट्रोल होते हैं। तो देखिए राख का उपयोग हमें किस तरीके से करना है, ये तो मैंने आपको फ़ायदे बता दिए। उपयोग यदि आपको करना है तो आप देखिए, आपको सबसे बेहतर है कि आपने जो भी राख ली है उसको एकत्रित कर लें, उसके बाद उसको हमारी जो गोबर की खाद है उसमें मिक्स कर लें, उसके बाद ही आप खेत में डालें, तो उसके जो रिजल्ट हैं और भी बेहतर हमें देखने को मिलते हैं। या आप जुताई के समय भी जो भी आपके पास राख है उसको बुरक सकते हैं, खेतों में अच्छे से बुरक के उसकी जुताई कर दें, उसके बाद आप फसल की रोपाई कर दें। इस तरीके से भी उपयोग आप राख का कर सकते हैं। यदि इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप बुरकाव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इससे आपके जो सकिंग पेस्ट हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। यदि हम इसके नुकसान की बात करें तो देखिए इसके नुकसान ये होते हैं कि यदि आपकी जो मिट्टी है उसका पीएच ज़्यादा है, 6.5 से 6.5 से ज़्यादा है, यानी कि जो आपकी सॉइल है वो क्षारीय है, तो ऐसी सॉइल में आप राख का उपयोग ना करें, क्योंकि उसके जो पीएच को ये फिर और ज़्यादा इंक्रेज करेगी। तो उसमें फिर जो उसका पीएच है, जो भूमि आपकी और ज़्यादा क्षारीय होगी, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी सॉइल में आप जो राख है उसका कम से कम उपयोग करें। देखिए उसके साथ साथ राख का उपयोग जब हम पत्तों पर उसका छिड़काव करते हैं, यानी कि कीटों को, सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो भी, उसमें भी बाधा आ सकती है, जिससे जो भोजन बनाते हैं हमारे पौधे वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए यदि आप इस तरीके से यूज करते हैं, पत्तों को पर जो राख है उसको बुरकते हैं, तो क्या करें, 5 से 6 दिन तक आप उसको रहने दें और 5 से 6 दिन बाद उसे अच्छे से वॉश कर दें। आप स्प्रे में पानी भर के सादा, तो उसको अच्छे से वॉश कर दें, ताकि फिर उसके बाद उसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा मिले। तो 4 से 5 दिन तक ऐसे आप बुरक सकते हैं। उससे जब आपका कीट लगे कि कंट्रोल हो रहा है तो उसको वॉश कर दें, वरना आप लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें बाधा हो सकती है, जिससे भोजन कम बनाएंगे, प्लांट आपका कमज़ोर हो सकता है। तो ये आपको सावधानी रखनी है राख के उपयोग में। तो यही थी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।